Hello everyone, welcome to Gurumantra Academy. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. I am अर्पित चतुर्वेदी और हम लोग बात कर रहे हैं गेट बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। गेट बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शन हम लोग प्रोकैरियोट्स का देखने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब ऐसे टॉपिक्स जहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि एक क्वेश्चन दो एक क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में जो रेप्लिकेशन और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि गेट बायोकेमिस्ट्री में इन टॉपिक्स का जो सिलेबस है, या हम ये कह लें कि इन टॉपिक्स की जो वास्टनेस है वो इतनी ज़्यादा है कि आप अगर इसके डेप्थ में जाने लगे, इन टॉपिक्स के डेप्थ में जाने लगे, तो फिर यही पढ़ते रह जाएंगे। बहुत सारी ऐसी हमारे पास कोर बुक्स हैं जहाँ पे हमको ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मिलेगा, लेकिन इन लेक्चर्स में मैंने जितना प्रिसाइजली हो सके, जितना आराम से हो सके आपको इसकी समझाने की कोशिश करी है या कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को वो समझ में आए, और जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना हम लोग ज़रूर से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डीप अगर जाएंगे तो फिर वो हमारे लिए कन्फ्यूज़न ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। ओके, तो देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें कि भाई हाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की आप शुरुआत करें और सेंट्रल डोगमा को भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, कि सेंट्रल डोगमा आखिर क्या है, सेंट्रल डोगमा आपको क्या बताता है। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक तरीके की सोच है, जो उसमें ये बताया गया कि है कि जो फ्लो ऑफ हमारा क्या कहते हैं जीन्स है, या हम कह रहे हैं जो हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है, कहाँ से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या एक साइड से दूसरी साइड, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, कैसे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, किन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। तो इस सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है, जिसमें डीएनए जो है वो क्या करता है, डीएनए इधर रेप्लिकेट करता है और डीएनए बनाता है। ठीक है, डीएनए खुद से रेप्लिकेट करके डीएनए बनाता है, उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए इधर ट्रांसक्राइब होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू और आरएनए बनाता है, और आरएनए ट्रांसलेट होता है और प्रोटीन बनाता है। कहने का मतलब यह है कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपने आप में समझने की बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, क्या डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, डीएनए सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। ये डीएनए सारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में कैरी कर रहा है, ये कर रहा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में। ठीक, ये कर रहा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, या बेसिकली हम इसको कह लें कि न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में ये सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। अब ये रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, तो इसको अगर किसी को मैसेज भेजना होगा, या इसको अगर कुछ किसी को बताना होगा, तो ये खुद से तो निकल के जाएगा नहीं, क्योंकि खुद होता है बहुत बड़ा। तो अपना मैसेज ये किसी छोटे मॉलिक्यूल के साथ, छोटे पार्टिकल के साथ भेजता है। वो छोटा पार्टिकल होता है आरएनए, जो कि डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट का मैसेज लेके जाता है। कहाँ, जिसको भी ये भेजता है उसके पास, राइबोसोम के पास। ठीक, आरएनए जो है ये भी बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। इसको समझने का मतलब ये होता है कि डीएनए और आरएनए दोनों सेम लैंग्वेज समझते हैं। डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज समझता है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड की समझता है। तो डीएनए अपना मैसेज ट्रांसक्राइब कर देता है आरएनए की फॉर्म में कि हाँ तुम भी न्यूक्लियोटाइड भाषा समझते हो, ये लो न्यूक्लियोटाइड। तो ये अपना न्यूक्लियोटाइड की भाषा क्या करता है, समझा देता है आरएनए को, लैंग्वेज समझा देता है आरएनए को। आरएनए जाता है राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम के पास जाता है तो राइबोसोम में क्या दिक्कत है, राइबोसोम को न्यूक्लियोटाइड की भाषा समझ में तो आती है, लेकिन उसके लिए उसे एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। ठीक है, और फिर वो बनाता है प्रोटीन, और प्रोटीन को कौन सी भाषा समझ में आती है, इसको समझ में आती है अमाइनो एसिड की भाषा। ठीक है, तो अब
प्रोटीन बना अमीनो एसिड से, आरएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से। तो ये जो ट्रांसलेटर का काम है ये करता है क्या, ट्रांसलेटर को पता है जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। तो मैसेज लाया आरएनए, उस मैसेज को ट्रांसलेट करेगा कौन, उस मैसेज को ट्रांसलेट करेगा राइबोसोम, किसमें, प्रोटीन में। और ये प्रोटीन आगे जहां भी जरूरत होगी किसी एंजाइम की तरह काम करेगा, किसी सरफेस मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, जो भी इसको काम करना होगा वो करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए या ट्रांसलेट हो जाए। और ट्रांसलेट करेगा कौन, ट्रांसलेट करेगा राइबोसोम। तो एक तो ये बात आपको सेंट्रल डोग्मा से निकल के आती है। दूसरी चीज ये आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता, ठीक है। ये हमें कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको देखने को नहीं मिलती और यूकैरियोट में मिलती है। तो प्रोकैरियोट में डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना एक साथ हो जाता है, यानी कि आप डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन भी साथ साथ कर सकते हो जब ट्रांसलेशन भी चल रहा हो। मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है और उसी आरएनए से तुरंत प्रोटीन भी बन रही है। ये आपका डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बन रहा है एक तरफ और इसी आरएनए से एक तरफ प्रोटीन बन रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोकैरियोट में हो सकता है, यूकैरियोट में नहीं। क्यों, क्योंकि यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन ये वाली प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ये वाली प्रोसेस भी होती है न्यूक्लियस में, लेकिन डीएनए ट्रांसलेशन ये वाली प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सब साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन। तो हो क्या रहा है, इनकी वजह से, इस कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से जो हमारा यूकैरियोट है उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में नहीं होता। तो सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इतनी चीजें हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, इतने रिजल्ट्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम अपने प्रोसेसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस है हमारे पास प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास एक डीएनए है, डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक। आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डीएनए को आप डबल कर रहे हो, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आप क्या कर रहे हो, आपके पास 2C है, आप इसको 4C कर रहे हो कंसंट्रेशन में, दुगना, ठीक। आपके पास 2C है कंसंट्रेशन, आप इसको 4C कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डबल कर रहे हो, ठीक है। 1 से 2 डीएनए, 1 से 2 डीएनए। तो प्रोकैरियोट्स में हमको पता है कि एज इट इज क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता। हमको यहाँ पे सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, सर्कुलर क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, एकदम सच बात है। दोनों स्ट्रैंड मेथाइलेटेड होते हैं, ये भी सच बात है। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपका डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है इनको हम कहेंगे पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक। तो जब डीएनए एक, अभी हमको यहाँ पे मिल रहे हैं 2, जब 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा, यानी कि एक पुराने डीएनए से 2 नए डीएनए बनेंगे। तो दोनों नए डीएनए के पास 2-2 स्ट्रैंड होंगे। पुराने डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड थे, नए डीएनए के पास 2-2 यानी कि टोटल 4 स्ट्रैंड है, ठीक। तो इन 4 स्ट्रैंड में से दोनों ही नए डीएनए के पास जो एक स्ट्रैंड होगा वो पेरेंटल होगा, ठीक है। एक के पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड, दूसरे के पास दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड होगा। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व रहना। पेरेंटल स्ट्रैंड आधा कंजर्व रहता है नए डीएनए में, ठीक है। तो इस तरीके का रेप्लिकेशन हमको देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में भी। तो हमको प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन कैसा देखने को मिल रहा है, सेमी कंजर्वेटिव। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से या एक स्पेसिफिक एरिया से डीएनए के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ओराई-सी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओराई-सी, हम इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। होता क्या है कि प्रोकैरियोट्स में जो ये सर्कुलर डीएनए होता है यहाँ पे हमको एक सिंगल ओराई-सी देखने को मिलती है। यूकैरियोट्स में हमको बहुत सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हमको सिंगल ओराई-सी देखने को मिलती है, जिसकी खास बात है कि इस ओराई-सी में
13 मर्स के, या हम ये कह लें 13 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्लस 9 मर्स यानी कि 9 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग 5 सेगमेंट्स होते हैं। 9 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग 13 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग 3 सेगमेंट्स। इन 9 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग 5 सेगमेंट्स पे बाइंड करता है क्या, डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन इस पे बाइंड करता है और फिर इस डीएनए को इस तरीके से बेंड करता है कि इन 13 मर्स का जो ट्रायड है यहां से ये डीएनए ओपन अप हो जाए। ठीक है, यहां से ये डीएनए ओपन अप हो जाए, और जब ये ओपन अप हो जाता है तब इस पे आके बाइंड करता है डीएनए पॉलीमरेज। तो एक एक करके हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसी साइट है जिसमें हमको रिपीटेड सीक्वेंस मिलते हैं। 9 न्यूक्लियोटाइड के 5 रिपीटेड सीक्वेंस, 13 न्यूक्लियोटाइड्स के 3 रिपीटेड सीक्वेंस। 9 जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है वहां पे डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करता है, वो डीनेचर करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। कहाँ पे, 13 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के जो 3 हमको मर्स मिल रहे हैं वहां पे। ठीक, जब यहाँ पे ये डीनेचर कर देगा, इसको ओपन अप कर देगा, तब जगह बनती है डीएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग की। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे डीएनए ए प्रोटीन का बाइंड करना और डबल स्ट्रैंड डीएनए को डीनेचर करना। तो डीनेचर कर दिया, अब हमने क्या किया, अब बाकी एंजाइम का काम आएगा। कौन कौन से एंजाइम है यहाँ पे जो काम आने वाले हैं। सबसे पहला एंजाइम है हेलिकेजेस। ठीक है, हेलिकेजेस कौन सा एंजाइम होता है, हेलिकेजेस वो एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए की डबल हेलिक्स को रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद अनवाइंड करते जाएं। अनवाइंड करने का मतलब है कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड ऐसे है। ठीक, तो जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज यहां से बाइंड होके आगे बढ़ेगा तो ये हेलिक्स को ओपन अप करता जाए। अगर हेलिक्स इस तरीके से, तो हेलिक्स को ओपन अप करता जाए। जैसे जैसे हेलिक्स ओपन अप होगी वैसे वैसे ये डीएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर पाएगा। अगर ये हेलिक्स यहाँ से ओपन नहीं होगी तो ये डीएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो हेलिकेज ये करता है। जब हेलिकेज हेलिक्स को, ऐसे हेलिक्स बंद है, अब हेलिकेज ने ऐसे करके हेलिक्स खोल दी, तो अब ये भी सिंगल स्ट्रैंड फ्री हो गया, ये भी सिंगल स्ट्रैंड फ्री हो गया। जब ये सिंगल स्ट्रैंड फ्री हो गए तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों सिंगल स्ट्रैंड को बचाना होता है कि किसी और से डबल स्ट्रैंड ना बना ले या किसी और के साथ बॉन्डिंग ना कर ले। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आती है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, जब डीएनए हेलिक्स ओपन अप होती है तो उसमें जो सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास निकल के आता है अनवाउंड डीएनए, उसको बचाने का काम करती है। ठीक है, उसको बचाने का काम करती है। फिर उसके बाद बारी आती है प्राइमेज की। प्राइमेज क्या है, होता क्या है, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ये डायरेक्ट डीएनए पे बाइंड करके डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता, किसके, डीएनए के नए स्ट्रैंड की। डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता डीएनए के नए स्ट्रैंड की। तो वहां पे हमको एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, एक न्यूक्लियोटाइड प्राइमर की जरूरत पड़ती है जो कि प्राइमेज सिंथेसाइज करता है। ये आरएनए प्राइमर बनाता है और ये आरएनए प्राइमर क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर हमको 3 प्राइम OH एंड प्रोवाइड करता है, फ्री 3 प्राइम OH एंड प्रोवाइड करता है। और ये फ्री 3 प्राइम OH एंड क्या करता है, इसी से आगे जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बाइंड होते चले जाते हैं। लेकिन अगर ये प्राइमर हमारे पास नहीं होगा तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो डीएनए पॉलीमरेज शुरू नहीं कर पाएगा। डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से हमारे पास है, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 elongates डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग deoxyribonucleotides to the 3 prime end of the chain. Synthesis can only occur in 5 prime to 3 prime direction. ठीक, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही डीएनए जो पॉलीमरेज 3 है वो सिंथेसाइज कर पाता है। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर को, जो 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, क्या करता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ। यानी कि अगर ये आपका डीएनए है, ठीक, इस डीएनए पे यहां से लेके यहां तक आरएनए प्राइमर लगा हुआ है। अब ये बॉन्डिंग कैसी होगी, डीएनए और आरएनए के बीच की। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के इस एंड से, यहाँ पे आरएनए के प्राइमर के इस एंड से डीएनए पॉलीमरेज बाइंड किया और उसने डीएनए बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस डीएनए में आप
जब पाओगे नया स्ट्रैंड तो वो कैसा होगा, यहाँ तक आरएनए और उसके बाद डीएनए। तो इस आरएनए को भी तो हटाना है, इस आरएनए को हटा के डीएनए से बाइंड कराना, या हम ये कह लें इस पार्ट को डीएनए से कन्वर्ट करना, राइबोन्यूक्लियोटाइड को डी राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना, ये काम हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है इस प्राइमर को हटा के। इसके साथ साथ हमारे पास 2 और इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, वो है डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2। ठीक, डीएनए टोपो आइसोमरेज 1 और डीएनए टोपो आइसोमरेज 2। अब ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बहुत जरूरी एंजाइम है। होता क्या है कि आपका जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स में वो कुछ इस तरीके का सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, तो सर्कुलर डीएनए में आप देखोगे कि कई सारे तरीके की आपको जो सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलते हैं, सुपर कॉइलिंग देखने को मिलती है। मतलब नॉर्मल कॉइलिंग है, इसमें अगर हम कुछ एडिशनल फोल्ड ला दें, ठीक है, इसमें अगर कुछ हम एडिशनल फोल्ड ला दें, डीएनए आपको कुछ इस तरीके से फोल्डेड मिलने लगे। ठीक है, इस तरीके से डबल हेलिक्स आपस में ही सुपर हेलिकल फोल्डिंग दिखाने लगे। तो इस सुपर हेलिकल फोल्डिंग के साथ जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, वो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ पे 2 एंजाइम्स होते हैं, डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 और डीएनए टोपोआइसोमरेज 2। ये क्या करते हैं, इस तरीके की जो सुपर कॉइलिंग है, जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग है, इसको ओपन अप करने का काम करते हैं। 2 क्यों है, क्योंकि दोनों के तरीके अलग हैं। डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड क्लीव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है। टोपोआइसोमरेज 1 सिंगल स्ट्रैंड क्लीव करता है, एक स्ट्रैंड क्लीव किया, ये ऐसे करके 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड क्लीव किया और इसको ऐसे करके जोड़ दिया, ये स्ट्रैंड ऐसे उलझे हुए थे एक के ऊपर, इसको यहाँ से क्लीव किया, इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये वाला स्ट्रैंड जो था ये टूटा नहीं, ये वैसे का वैसे ही रहा। दूसरा वाला तोड़ा और नीचे लाके जोड़ दिया ऐसे घुमा के, ठीक है, ऐसे घुमाया और जोड़ दिया। लेकिन जो टोपोआइसोमरेज 2 है ये क्या करता है, ये दोनों को तोड़ता है। अब ये क्या है, ये कॉइल हो रखा है ऐसे, ठीक, अब यहाँ पे ये सुपर कॉइलिंग हो रखी है, यहाँ पे फोल्डिंग बहुत ज्यादा है। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें इसको अनफोल्ड करना है टोपोआइसोमरेज 2 को। तो ये इसको भी तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, दोनों को घुमाएगा और फिर जोड़ देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो सुपर कॉइलिंग थी वो चली गई, किसकी, इसकी भी, इसको खोला ऐसे करा, जोड़ दिया। डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, डिफरेंस ये हुआ कि डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 है वो सिर्फ एक स्ट्रैंड को ब्रेक कर रहा है, डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 2 स्ट्रैंड को ब्रेक कर रहा है। डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 में एटीपी का यूज नहीं हो रहा, डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 में एटीपी का यूज हो रहा है। तो ये है डिफरेंस दोनों के बीच में, जो आपको याद रखना है और यही पूछा जाता है। ठीक है, डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, जितने स्ट्रैंड बने हैं, फ्रेगमेंट बने हैं, उसको बाइंड करने का या उसको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। आपने ये चीज सुनी भी होगी और ये चीज देखी भी है कि जब आप स्टेप देखोगे डीएनए रेप्लिकेशन के, तो हमारे दोनों स्ट्रैंड एक साथ सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रैंड यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारा जो मतलब स्ट्रैंड होता है उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जो कि मेजर एंजाइम है सिंथेसिस का, वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में काम कर सकता है। इसीलिए जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं बन पाता, वो कुछ कुछ टुकड़ों में बनता है और वहां पे हमको बार बार प्राइमर की जरूरत पड़ती है। तो जो वो टुकड़े हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, उनको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। बेसिकली आप अपना इतना ध्यान रखिए कि एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस होता है और एक स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, इस तरीके से दोनों जो नए स्ट्रैंड बनते हैं उसमें से एक कॉन्टिन्यूअस बन रहा होता है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस बन रहा होता है। जो डिसकॉन्टिन्यूअस बन रहा होता है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस बन रहा होता है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जहां पे हमको 3 प्राइम OH फ्री मिलता रहता है वहां लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, जहां नहीं मिलता वहां पे लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, क्योंकि हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही काम कर सकता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में बाइंड किया डीएनए को डीनेचर किया, हेलिक्स ओपन हुई, वहां पे डीएनए पॉलीमरेज ने बाइंड किया, ठीक, डीएनए हेलिकेज ने बाइंड किया, हेलिक्स को ओपन किया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ने उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को संभाला, डीएनए टोपोआइसोमरेज ने कोई एडिशनल बाइंडिंग हुई तो उसको ओपन अप किया, फिर
प्राइमेज ने प्राइमर बनाया और फिर डीएनए पॉलीमरेज ने प्राइमर से बाइंड करके शुरू कर दिया नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब आपका जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ये क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा और एग्जिस्टिंग गैप को भर देगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। जब सब कुछ हो जाएगा तो डीएनए लाइगेज आएगा और सारे फ्रेगमेंट्स को सील कर देगा, यानी कि सारे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को मिला के एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बना देगा। तो इस तरीके से आपका डीएनए आ रहा है, डीएनए में एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस वहां पे हो रही है, ठीक, और एक डिसकॉन्टिन्यूअस है यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है जो कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहा है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन रहा है और ये फ्रेगमेंट्स बाद में जोड़ दिए जा रहे हैं। जरूरी आपके लिए क्या है, कभी भी अब आप लोग एग्जाम वैसे वाले नहीं देने वाले कि आपको लिखना हो कि हाँ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बताओ, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन बताओ, तो आपको सारी चीजें ऐसे नहीं याद रखनी, आपको याद रखनी है कि कौन सा फंक्शन कौन सा एंजाइम परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि कौन यहाँ से प्राइमर हटा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 1, कौन यहाँ पे फ्रेगमेंट सील कर रहा है, डीएनए लाइगेज। गेट में इतने इजी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज और प्राइमेज क्या काम है, आपको डायरेक्ट फंक्शन बता देना है, बहुत ही इजी। बहुत ज्यादा लोड लेंगे तो आंसर गलत होंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आंसर गलत होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस पे फोकस करना। उसके बाद यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या डिफरेंस है, हालांकि मैं डिफरेंस साथ साथ आपको बताता चल रहा हूँ। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में जो सबसे बड़ी चीज है तो वो है कि प्रोकैरियोट्स में हमको मिल रहा था सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ हमको मिल रहे हैं मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ढेर सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को देखने को मिलते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है। इसके साथ साथ सेम सेमी कंजर्वेटिव मोड के साथ हमारा डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है। सिर्फ और सिर्फ एस फेज में हमको ये रेप्लिकेशन देखने को मिलता है यूकैरियोट्स में। एस फेज आपको पता है G1, S, G2, M, ये 4 फेजेज हमको देखने को मिलती हैं जो किसमें, अपनी सेल साइकिल में। उसमें से एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, वहां पे हमको अपना डीएनए रेप्लिकेट होता हुआ मिलता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, यानी कि यहाँ पर भी लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा और लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, सेम जैसा बन रहा था प्रोकैरियोट में वैसा ही यूकैरियोट में भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड वैसे ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बनेगा, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट उसको हम यहाँ पे भी बोलते हैं, और फिर उनको डीएनए लाइगेज आपस में जोड़ देता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज हमको अलग अलग टाइप के मिलते हैं, 5 टाइप के, ठीक है। वहां पे हमको डीएनए पॉलीमरेज इतने नहीं मिल रहे थे और हमको आसानी से याद हो जा रहे थे, यहाँ पे हमको 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, ठीक। हेलिकेज एकदम सेम, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एकदम सेम, कोई डिफरेंस नहीं। डीएनए पॉलीमरेज हमको यहाँ पे मिल रहे हैं 5 टाइप के, कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। इन सबका अलग अलग काम है। अल्फा और डेल्टा, ठीक। अल्फा और डेल्टा जो डीएनए पॉलीमरेज हैं ये क्रोमोसोमल डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम करते हैं, ठीक। जो डीएनए पॉलीमरेज बीटा और एप्सिलॉन है ये डीएनए को रिपेयर करने का काम करते हैं, और जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम करता है। ये पॉइंट आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर आप मतलब हाईलाइट करके कहीं भी सबसे ऊपर लिख लोगे तो वो हमेशा आपके काम आएगा। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो आप एग्जाम देने से जाने से पहले एक बार ज़रूर से ऐसे देख के जाओ कि हाँ पॉलीमरेज अल्फा डेल्टा ये कर रहा है, बीटा गामा ये कर रहा है, पर बीटा एप्सिलॉन ये कर रहा है और गामा ये कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अल्फा डेल्टा क्रोमोसोमल डीएनए, बीटा एप्सिलॉन रिपेयर डीएनए, ठीक है, और गामा जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये कर रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और डेल्टा है वो क्या कर रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बना रहा है। हमको पता है क्रोमोसोमल डीएनए में लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड बन रहे हैं, ठीक है। और जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है स्पेसिफिकली वो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट खास बात है वो क्या है कि जो प्राइमेज हमको देखने को मिल रहा था एंजाइम जो प्रोकैरियोट्स में वो यहाँ नहीं होता। फिर आप कहोगे यहाँ के पॉलीमरेज के डीनोवो सिंथेसिस करते हैं, तो नहीं करते। डीएनए पॉलीमरेजेस यूकैरियोट्स के भी डीनोवो सिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक। यहाँ पे डीनोवो सिंथेसिस नहीं होती, लेकिन प्राइमेज एंजाइम भी नहीं होता।
प्राइमर कौन बनाता है, यहाँ पे जो प्राइमेज एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो हमारे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के पास होती है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आरएनए प्राइमर बनाता है, या हम ये कह लें प्राइमेज सब यूनिट जो है इसके पास होती है, जो कि प्राइमेज एक्टिविटी परफॉर्म करती है और प्राइमर बनाती है, और उसके बाद जो हमारा डीएनए की सिंथेसिस है वो होती है, लेकिन अलग से प्राइमेज एंजाइम यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, इसके साथ साथ हमको टीलोमरेज एंजाइम यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि हमको प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिल रहा था। हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारा टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के जो एंड्स होते हैं, ठीक है, इन एंड्स को हम कहते हैं टीलोमेयर्स। इस एंड्स पे कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, उन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को हर रेप्लिकेशन के बाद मेंटेन रखना, उस रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को रेप्लिकेट करना एंड्स को, ठीक है, और उनकी लेंथ को बनाए रखना, ये काम होता है टीलोमरेज का। ठीक है, ये काम होता है टीलोमरेज का। या फिर एक ऐसी चीज जो ज्यादातर आपको नहीं लिखी मिलेगी, होता क्या है कि ये मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज, एक आपका लीडिंग स्ट्रैंड है, एक आपका लैगिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड बनता है और लैगिंग स्ट्रैंड ऐसे इसके साथ साथ बनता है हमेशा। ठीक, होता क्या है कि ये लीडिंग स्ट्रैंड तो बनता है पूरा और लैगिंग स्ट्रैंड बनता है फ्रेगमेंट में। तो हर रेप्लिकेशन के बाद लीडिंग स्ट्रैंड थोड़ा सा लंबा हो जाता है लैगिंग स्ट्रैंड से। ठीक, तो टीलोमरेज क्या करता है, इस लैगिंग स्ट्रैंड को भी लंबा करने का काम करता है या पूरा करने का काम करता है। कहां तक, आपके लीडिंग स्ट्रैंड तक। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो इस टीलोमरेज एक्टिविटी भी, ये टीलोमरेज एक्टिविटी भी वीक होती रहती है। और वीक होते 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 क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि ये लैगिंग स्ट्रैंड की लेंथ को इतना नहीं बढ़ा पाता और ये लेंथ छोटे होते 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 जीन्स तक पहुंच जाती है। तो जब ये जीन्स तक पहुंच जाती है, तब इसमें क्या होता है, तब इसमें होने लगते हैं म्यूटेशन। तो इस सेल को कर दी जाती है डेथ, इस सेल की कर दी जाती है एपोप्टोसिस। ठीक है, और यही रीजन है या यही चीज है जो कि एजिंग परफॉर्म करती है। ठीक है, एजिंग, उम्र बढ़ना, उसका रीजन यही है, ऐसे ही एजिंग होती है। बहुत सारे साइंटिस्ट के पीछे लगे हुए हैं। अभी तो रिसेंटली जेफ बेजोस का भी आया था कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी एज बढ़े, तो वो इसी पे रिसर्च पे फंडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हो तो इसी पे करना कि कैसे एज को रोका जाए, काफी फंडिंग मिलेगी। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो कभी बूढ़े ना हो। ठीक है, तो डीएनए टोपोआइसोमरेज 1, डीएनए टोपोआइसोमरेज 2, सेम इफेक्ट जैसा हो रहा था, सेम वैसे ही काम। और डीएनए लाइगेज आपको पता है कि सीलिंग का काम कर रहा है। ओके, तो कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिल रहा है। अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसकी ओपनिंग होती है, यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बनता है और रेप्लिकेशन बबल में एक तरफ आपके ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते हैं और एक तरफ आपका लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3 प्राइम पे आपको फ्री OH कॉन्टिन्यूसली मिलते रहते हैं और जब तक आपको 3 प्राइम फ्री OH मिलते रहेंगे, लगातार नए न्यूक्लियोटाइड ऐड ऑन पे ऐड ऑन होते चले जाएंगे। और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट टुकड़ों में बनते हैं, फ्रेगमेंट में बनते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को बाद में डीएनए लाइगेज की मदद से सील कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने वो बता दिए आपको। ठीक है, जो कि यहाँ पे जरूरी है ना। एक छोटा सा पॉइंट रह गया, होता क्या है यहाँ पे, जो आपका डीएनए और आरएनए जब प्राइमर की फॉर्म में रह जाता है, ठीक है, होता क्या है आपका कि ये चीज पूछी गई है बार बार, हालांकि गेट में कम आती है, CSI में ज्यादा पूछते हैं कि आपका ये है डीएनए। ठीक, इस डीएनए में मान लीजिए यहाँ पे आपको एक प्राइमर अटैच मिल रहा है। ठीक, एक प्राइमर अटैच मिल रहा है और यहाँ पे बागी का आपने जो स्ट्रैंड था वो बना दिया है। तो ये प्राइमर रिमूव करना है। तो प्राइमर रिमूव कौन करता है, तो प्राइमर बना होता है आरएनए का, इसको रिमूव करना होता है। तो इस प्राइमर को रिमूव करता है आरएनएज H, ठीक, जो कि आरएनए को डिग्रेड कर देता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पे, जहां पे जो बॉन्ड है वो आरएनए या हम ये कह लें राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है, आरएनए और डीएनए के बीच में। इस बॉन्ड को आरएनएज क्लीव नहीं कर पाता। ठीक,
तो इस बॉन्ड को क्लीव करने के लिए आता है हमारा FeN1, ठीक है, FeN1, इसकी एंट्री होती है इस बॉन्ड को क्लीव करने के लिए। तो कई बार पूछा जाता है कि आरएनए डीएनए के जो हाइब्रिड को कौन ब्रेक करता है, तो वहां पे FeN1 अगर हो तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो, FeN1 इस आरएनए डीएनए के हाइब्रिड को ब्रेक करता है। ओके, तो यहां तक था हमारा रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक। इसके बाद आ जाता है हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर चुका है, अब आपके पास बन गई है क्या, अब आपके पास डीएनए बन चुका है। अब इस डीएनए से आपको मैसेज भेजना है कहाँ पे, आगे जिसको भी पास आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो या जैसे भी आप प्रोटीन बनाना चाह रहे हो। तो डीएनए क्या करता है, वो खुद बहुत बड़ा होता है, ठीक है, वो खुद कहीं नहीं जा सकता या खुद मैसेज लेके नहीं जा सकता, तो वो अपनी एक कॉपी बनाता है छोटी सी, जिसको हम कहते हैं आरएनए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आरएनए। अब ये आरएनए क्या करता है, ये आरएनए जाता है और प्रोटीन बनवाता है राइबोसोम से ट्रांसलेट होके। तो इस प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये हमको देखने को सॉरी मिलती है किसमें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये प्रोसेस भी हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में होती है। लेकिन यही प्रोसेस किसमें, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, कि वहां से डीएनए कभी बाहर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एंजाइम पॉलीमराइजेशन करवाता है, यानी कि आरएनए की लंबी सी चेन बनाता है, वो कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। अभी तक क्या था, डीएनए पॉलीमरेज, अब आरएनए पॉलीमरेज आ गया, जो कि आरएनए की क्या करवाएगा, चेन बनाएगा। लेकिन ये आरएनए की जो चेन है, या हम ये कह लें जो आरएनए है, वो किससे बना रहा है, ये बना रहा है डीएनए की मदद से। डीएनए का टेम्पलेट अपने आप को कोड करके, या डीएनए का टेम्पलेट एक्ट कर रहा है किसकी तरह, खुद को कोड करते हुए अपनी कॉपी बनवा रहा है आरएनए की फॉर्म में। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है आरएनए पॉलीमरेज के बाद, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे हमको कोई मतलब प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये डायरेक्टली इस काबिल होता है कि जो प्राइमर है उसकी जरूरत इसे ना पड़े, और खुद से जो सिंथेसिस है आरएनए की वो शुरू कर ले। और यहाँ की जो प्रोसेस है वो हमारी 3 पार्ट में होती है, या 3 मेजर प्रोसेस में होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होती है, इलॉन्गेशन में आरएनए की सिंथेसिस होती है, और टर्मिनेशन में आरएनए क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए से हट जाता है। तो ये सारी चीजें हो कहाँ रही हैं, ये सारी चीजें हो रही है डीएनए के ऊपर। डीएनए पे बाइंड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पे स्लाइड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनता जा रहा है, आरएनए अलग निकलता जा रहा है, और फिर डीएनए से ही अलग हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये सब चीजें डीएनए के ऊपर हो रही हैं और आरएनए बनता जा रहा है। तो अगर हम एक एक करके इन प्रोसेसेस को देखने की कोशिश करें, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और किसको, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और हमारा जो टर्मिनेशन है, तो उसमें इनिशिएशन कैसे हो रहा है। इनिशिएशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो आरएनए पॉलीमरेज है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। बड़ा मजेदार स्ट्रक्चर है। आपका जो स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, या हम ये कह रहे जो हमारा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज को हम कहते हैं होलो एंजाइम, और इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इसका कोर पार्ट, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज की कोर, और एक होता है स्पेसिफिसिटी फैक्टर। ठीक, स्पेसिफिसिटी फैक्टर। तो कोर पार्ट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कौन सी यूनिट से मिलकर बना होता है, कोर पॉलीमरेज पार्ट मिलकर बना होता है अल्फा, बीटा, बीटा डैश और गामा सब यूनिट से, और ओमेगा सब यूनिट से। ओके, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, गामा, एक गामा ऐड कर लीजिएगा, एंड ओमेगा सब यूनिट से, ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है हमारा जो क्या कहते हैं कोर पार्टिकल है वो। और स्पेसिफिसिटी फैक्टर कौन होता है, स्पेसिफिसिटी फैक्टर होता है हमारे पास सिग्मा। तो
जब तक अल्फा बीटा बीटा डैश गामा और ओमेगा सब यूनिट्स रहती हैं तब तक हमारे पास रहता है कोर पार्टिकल। जब इसके साथ सिग्मा फैक्टर मिल जाता है तब ये बन जाता है होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। तो जब तक सिग्मा फैक्टर नहीं होगा आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम नहीं होगा। ये सिग्मा फैक्टर स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिसिटी का मतलब यही बताएगा आरएनए पॉलीमरेज को कि किस सीक्वेंस पे आपको डीएनए के बाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की हमारे पास जो सब यूनिट्स हैं वो देखने को मिल रही हैं, अल्फा बीटा बीटा डैश सिग्मा। ठीक है, जो मेजर यूनिट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साइज हमको 36.5 किलो डाल्टन, 151 किलो डाल्टन, 155 किलो डाल्टन और 70 किलो डाल्टन का हमको जो सिग्मा है वो देखने को मिल रहा है, सिग्मा 70। ओके, अलग अलग सिग्मा होते हैं, सिग्मा 52, 58 हमको अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेजरली हमको इकोलाई में देखने को मिलता है वो सिग्मा 70 होता है। ठीक है, तो अल्फा के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, बीटा के एक, बीटा डैश का एक और सिग्मा का एक। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिल रहा है और ये साथ में मिलके आरएनए पॉलीमरेज का होलो एंजाइम जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि सिग्मा का यहाँ पे काम तब है जब सीक्वेंस हो, और सीक्वेंस होते हैं, कौन से सीक्वेंस होते हैं, ई कोलाई में हमको जो प्रमोटर मिलता है वहां पे 2 कंजर्व्ड सीक्वेंस मिलते हैं। एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम TTGA CA, जिसको हम -35 एलिमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा हमको मिलता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम TAT सीक्वेंस, जिसको हम -10 एलिमेंट या टाटा बॉक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। -10 क्या मतलब कि प्रमोटर से अपस्ट्रीम, प्रमोटर से अपस्ट्रीम -10 -35। ठीक है, अगर इधर हो तो डाउनस्ट्रीम प्लस जितना भी जाना हो उतना। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिल रहा है। तो जब ये सीक्वेंसेस को ये सिग्मा सब यूनिट पहचान लेती है तब ये बाइंडिंग करवा देती है किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की इस स्पेसिफिक प्रमोटर पे, और इस प्रमोटर पे बाइंड होने के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता है, कोई प्राइमर की जरूरत नहीं होती, और आरएनए की सिंथेसिस को शुरू कर देता है। जब आरएनए की सिंथेसिस शुरू होती है तो इसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन फेज। ठीक है, जब आरएनए की सिंथेसिस शुरू होती है तो इसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन फेज। इलॉन्गेशन फेज क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा आरएनए जो है वो बनता जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये आगे बढ़ रहा है और यहाँ से इसके इस साइड से आरएनए ऐसे निकलता जाता है नीचे। ठीक है, आरएनए ये आगे बढ़ता जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए नीचे की तरफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे निकलता चला जाएगा। तो ऐसे हमारा इलॉन्गेशन फेज होता है। और फिर इंपॉर्टेंट हमारे लिए टर्मिनेशन फेज। ठीक है, इलॉन्गेशन फेज से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, टर्मिनेशन फेज से मिल जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज थोड़ी सी अलग हटके होगी वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो टर्मिनेशन हमारा 2 तरीके का होता है, रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट। रो एक प्रोटीन है, तो अगर हमें रो प्रोटीन की जरूरत ना पड़े तो रो इंडिपेंडेंट, अगर पढ़े तो रो डिपेंडेंट। तो रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, रो इंडिपेंडेंट में ये होता है कि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए में टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होते हैं। अब ये टर्मिनेटर सीक्वेंस क्या होते हैं, ये टर्मिनेटर सीक्वेंस इन्वर्टेड रिपीट होते हैं डीएनए में। ठीक है, ये डीएनए में इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। अब मान लीजिए आपका ऐसे करके 8 बेस पेयर का ये टी 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 करके इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस था। अब जब यहाँ पे क्या होगा, आरएनए बनेगा इससे। ठीक है, जब इससे आरएनए बनेगा तो ये टेम्पलेट का काम कर रहा है, यहाँ पे हमको मिलेगा यू। ठीक है, यू 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 का इन्वर्टेड रिपीट, और ये इन्वर्टेड रिपीट क्या करेगा, ये ए यू के साथ इस तरीके से बेस पेयरिंग कर लेगा, या हम ये कह लें ये इस तरीके से हेयर पिन बना लेगा, ऐसे करके। और इस हेयर पिन की वजह से होता क्या है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे मूव नहीं कर पाता और वो वहां से हट जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपकी पॉली ए साइट है और एक ये आपकी पॉली यू साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंथेसिस हुई। ठीक है, सिंथेसिस हुई, ये आपका डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो इस
हेयर पिन स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है, इस हेयर पिन स्ट्रक्चर की वजह से हमारा एरिया क्या होता है, हेयर लूप स्ट्रक्चर की वजह से जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो ठीक से मूव नहीं कर पाता और टर्मिनेट कर जाता है जो हमारा डीएनए है उससे, या हम ये कह लें जो हमारा डीएनए से आरएनए बन रहा था आरएनए पॉलीमरेज की मदद से, तो आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके के सीक्वेंस के बाद क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है डीएनए से और पॉलीमराइजेशन, आरएनए पॉलीमराइजेशन वहीं पे रुक जाता है। रो इंडिपेंडेंट में हमको ये देखने को मिलता है। ठीक, रो डिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो रो डिपेंडेंट में एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है रो, ठीक है, जो कि जरूरी होती है हमको किसके लिए, इसके टर्मिनेशन के लिए। होता क्या है कि जो अभी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है और यूं बन रहा है आरएनए, तो रो प्रोटीन यहाँ पे बाइंड करती है इस आरएनए सीक्वेंस पे और मूव करना शुरू करती है डीएनए की तरफ, और जैसे ही टर्मिनेशन सीक्वेंस यहाँ पे आता है वहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज होल्ड करता है, ठीक, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज होल्ड करता है वहां पे रो प्रोटीन पहुंच जाती है, और जब रो प्रोटीन पहुंचती है तो इस टर्मिनेटर सीक्वेंस से आरएनए पॉलीमरेज को टर्मिनेट करवा देती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि रो प्रोटीन जो है वो सिर्फ उन्हीं आरएनए पे बाइंड करती है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में तो ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं आरएनए पे बाइंड करती है जहां पे ट्रांसलेशन हो चुका होता है। अगर ट्रांसलेशन चल रहा होता है तब रो डिपेंडेंट प्रोटीन या रो प्रोटीन तब बाइंड वहां पे नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में हो सकता है, यूकैरियोट्स में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यूकैरियोट्स में ये दोनों प्रोसेस अलग अलग कंपार्टमेंट में होती हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन अलग और ट्रांसलेशन अलग, इसीलिए रो डिपेंडेंट प्रोटीन जो है वो हमको ऐसे टर्मिनेट करती हुई मिलती है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों प्रोसेसेस समझ में आई हो। प्रोसेसेस बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा दिमाग में इसके लिए कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, आसानी से समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएंगी। ज़रूरी ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी प्रोसेसेस को याद रखें, ज़रूरी ये है कि आप जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उसको याद रखें और अच्छे से अपने जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करें। तो आपको पता है YouTube चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, फेसबुक चैनल फॉलो कर लेना है। आप विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को और इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।